नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज यशोवर्धन मिश्रा और आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में यूपीपीएससी 2018 के अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा। इंटरव्यू में मैं किस किस प्रोसेस से गुजरा हूं, क्या क्या सवाल मुझसे पूछे गए हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। जो मेरे टाइमिंग था इंटरव्यू का वो था मॉर्निंग का 9 AM का सेशन, सुबह 9 बजे वाला सेशन था, जिसके लिए मैं 8:45 AM आयोग के गेट पर मैं पहुंच गया था। तो चलिए अब देखते हैं कि ड्रेस कोड क्या था, मैंने क्या पहना था। अगर आप फोटो में देख रहे हैं तो मैंने एक कोट पैंट नॉर्मल सा और फॉर्मल टाई पहन के मैं गया था, जिसमें एक कोट है मेरे पास, फॉर्मल शर्ट मैंने लाइट कलर की पहनी थी, एक टाई लगाया था, पैंट और नॉर्मल शूज, और मेरे डॉक्यूमेंट्स मैं अपने सामने रखा था। तो ये ड्रेस कोड मैंने यूज किया था। आप चाहें तो कोट नहीं भी पहन सकते हैं, सिंपल पैंट शर्ट टाई और बेल्ट पहन के भी जा सकते हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। बट ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप कोट पैंट पहन के जाए, ज्यादा अच्छा इंप्रेशन रहता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेज था, मैं आपको ये सारी चीजें स्टेजेस में बताऊंगा। तो जो पहला स्टेज था वो था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो जब मैं आयोग के गेट पे 8:45 AM पहुंच गया था, उसके बाद हमको अंदर एंट्री दी गई और फिर हमें एक हॉल में बैठाया गया। तो जो हॉल में काफी ज्यादा चेयर्स थी और वो सबसे बड़ा स्टेज वही था, ठीक है। वहां पे हम करीबन आधे घंटे के लिए बैठे रहे और जिसके बाद एक एक करके सबका नाम बुलाया जा रहा था और सामने 3-4 लोग बैठे थे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर रहे थे, आपकी मार्कशीट, डिग्री, जो आपने पोस्ट भरी है उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं, वो सारी चीजें उसमें चेक की जाती हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें हुई, फिर उसके बाद आपके उस पर स्टैंप लगता है और फिर वो आपको दूसरे हॉल में भेज देते हैं, जहां पे देखिए होता क्या है। तो यहाँ पे स्टेज 1 कंप्लीट हुआ। अब आपको जब दूसरे हॉल में भेजा जाता है तो वहां पे आपको एक पेपर दिया जाता है, जिसके 2 पार्ट रहते हैं। ऊपर वाले पार्ट में आपको एक फोटो चिपकानी होगी अपनी, और नीचे वाले पार्ट में भी दूसरी फोटो आपको एक चिपकानी पड़ेगी। तो ये ऊपर वाला पोर्शन ये फाड़ के अपने पास कमीशन वाले खुद रख लेते हैं, आयोग वाले, और ये जो नीचे का पोर्शन है, इतना पोर्शन आपको दे दिया जाएगा। तो ये जो नीचे के पोर्शन में यहाँ पे आपकी फोटो लगी होगी और दूसरे यहाँ पे आपका एक कोड मिलेगा, एक नंबर रहेगा जो यहाँ पे लिखा रहेगा, जिसके थ्रू आपको बुलाया जाएगा, वही नंबर बोल के आपको बुलाया जाएगा। तो ये आपको दे दिया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये आप जाके वहां पे काउंटर है, वहां पे दे दोगे और फिर आपको स्टेज 2 आप आ जाते हो, ठीक है। तो स्टेज 2 होता है वेटिंग। तो जब आप वो पर्ची दे देते हो तो आपको फिर नंबर आपका बुलाया जाता है, तो आपको पर्ची वापस दे दी जाएगी और अंदर भेज दिया जाएगा कैबिन के पास, ठीक है। तो जैसे ये कैबिन है, यहाँ दरवाजा है, ठीक है। तो इस कैबिन में यहाँ पे एक बोर्ड लगा होगा, नेम प्लेट। तो ये आपका जो इंटरव्यू बोर्ड होगा, जो आपको मिला होगा उस दिन का, वहां पे उनका बोर्ड के जो चेयरमैन है उनका नाम लिखा रहेगा। तो मेरे में जैसे जो बोर्ड के चेयरमैन थे वो थे प्रोफेसर डॉक्टर रामजी मौर्य जी का, तो उनका नाम यहाँ लिखा हुआ था इस कैबिन के पास। और यहाँ पे कैबिन के बाहर 2 कुर्सियां लगी हुई थी, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, वेट कर रहा था। तो देखो यहाँ पे जो दरवाजा है उसके ऊपर 2 बल्ब लगे रहेंगे, ठीक है। एक रेड कलर का बल्ब होगा, एक ग्रीन। तो जब रेड बल्ब ऑन है मतलब अंदर इंटरव्यू चल रहा है और आप अंदर नहीं जा सकते हैं। जब ग्रीन चल जाएगा तो आपको अंदर बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो स्टेज 3 के लिए अब हम बढ़ते हैं। स्टेज 3 में देखिए अब मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो स्टेज 3 में मैं दरवाजा खोला और अंदर में आई कम इन, उनसे पूछा मैंने, तो उन्होंने बोला कम इन, आ जाइए आप। तो मैं गया, तो मुझसे वो पर्ची जो थी वो उन्होंने मांगी, तो मैंने उनको वो पर्ची दे दी और फिर जो चेयरमैन थे उन्होंने मुझे बोला आप बैठ सकते हैं। मैंने सबको गुड मॉर्निंग विश किया और फिर मुझे उन्होंने बैठने के लिए कह दिया। तो देखो मेरे साथ जो बोर्ड में 4 लोग थे। तो जैसे यहाँ पे एक चेयरमैन जो हमारे वो यहाँ बैठे थे बीच में, उनके बगल में 2 लोग ऐसे बैठे थे और उनके बगल में बस एक ही पर्सन था, ठीक है, ये नहीं थे। तो ऐसे बीच में चेयरमैन, यहाँ पे 2 पर्सन और राइट साइड में 1 पर्सन, ठीक है। तो चेयरमैन ने मुझे बोला आप बैठ सकते हैं और मैं बैठ गया फिर, ठीक है। तो अब देखते हैं एक एक करके मुझसे क्या क्या सवाल उन्होंने पूछा था, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की बात की जाए तो सबसे पहले चेयरमैन ने मुझे क्वेश्चन स्टार्ट किया।
चेयरमैन की जो सबसे पहले क्वेश्चन था कि आप क्या करते हैं, तो मैंने उसका आंसर दिया कि मैं एक ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ। ठीक है, तो वो उन्होंने पूछा कि आप क्या पढ़ाते हैं, तो मैंने बताया सर मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ाता हूँ। फिर उनका तीसरा सवाल था कि ऑप्शनल आपका एग्जाम में क्या लिया आपने, तो मैंने बताया कि मैं सर ज्योग्राफी ऑप्शनल मैंने लिया है। फिर चौथा उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा ज्योग्राफी से रिलेटेड, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, कि अक्षांश और देशांत रेखा के बारे में बताइए। तो मैंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में उनको बताया पूरा कि लैटिट्यूड इज द एक्सियल डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर विच इज जो हेल्प करती है नॉर्थ और साउथ लोकेशन पता करने में किसी भी जगह की। वैसे ही जो देशांत रेखा होती है वो लॉन्गिट्यूड जो ईस्ट और वेस्ट को बताने में हेल्प करती है। तो उन्होंने मुझे इसका एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछा कि अगर मैं आपको टाइम और टेम्परेचर दे रहा हूं तो ये दोनों चीजें क्या कौन सी रेखा कौन सा चीज बताएगी। तो मैं बताया कि सर जो टाइम है वो आपका देशांतर या लॉन्गिट्यूड बताएगी, और जो आपका टेम्परेचर है वो आपका लैटिट्यूड आपका वो टेम्परेचर बताती है। ठीक है, तो दूसरी फिर उनका था कि मिस्र की कौन सी नदी मिस्र की लाइफलाइन बोली जाती है, ये क्वेश्चन था। तो मैंने उनको बताया कि इसका नाइल रिवर को बोला जाता है। तो उन्होंने पूछा क्यों बोला जाता है, तो मैंने उसका बताया कि नाइल के बैंक्स पे ही जो वहां की इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी वो फ्लरिश की थी। ठीक है, देन उन्होंने मुझसे पूछा था अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन था कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। तो मैंने अपनी प्रेफरेंस उनको बताई कि डिप्टी कलेक्टर, डेप्यूटी एसपी, एसीसीटी। ठीक है, तो फिर उन्होंने पूछा कि डेप्यूटी कलेक्टर और एसडीएम के बीच का फर्क बताइए। तो मैंने बताया कि डेप्यूटी कलेक्टर जो कलेक्ट्रेट में रह के काम करता है, जो कलेक्टर का सबऑर्डिनेट होता है और वो कलेक्टर के द्वारा दिए गए कार्य को शेयर करता है, ये मैंने बताया। उसके पास मैंने बताया कोई मजिस्ट्रियल पावर नहीं रहती है। और जब उसका डिप्टी कलेक्टर के पास एक ब्लॉक या तहसील अलॉट की दी जाती है और उसको जब वहां का एसडीएम बना दिया जाता है तो उसके पास मजिस्ट्रियल पावर भी आ जाती है। तो उन्होंने उस पर एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछा कि कौन सी ऐसी मजिस्ट्रियल पावर आ जाती है, कौन से ऐसे उसके पास अलग से पावर्स आ जाती है। तो मैंने बताया कि उसको सीआरपीसी की काफी ज्यादा कुछ पावर्स मिल जाती हैं सर। तो फिर उनका अगला क्वेश्चन उसी पे था कि सीआरपीसी के तहत एसडीएम के पास कौन कौन सी धाराएं लगाने की पावर है। तो मैंने बताया कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग धाराएं लग सकती हैं सर। जैसे सेक्शन 144 मैंने बताया कि 4 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, कभी ऐसे वायलेंट सिचुएशन है तो। सेक्शन 107 बताया मैंने कि अगर फोर्सफुली किसी को कन्फाइन कर दिया गया है, कहीं बंद कर दिया गया है जबरदस्ती, तो उसकी जांच वो कर सकता है। तो उन्होंने फिर एक और क्वेश्चन उस पर पूछा कि अगर मान लो कि एक तालाब है तो उस पर 2 लोगों ने कब्जा कर लिया, तो आप क्या कौन सी धारा यूज करोगे। तो फिर मैंने बोला सर मुझे इसका आंसर नहीं पता, मुझे नहीं पता कौन सी धारा यूज होती है। फिर उनका एक क्वेश्चन था कि टार्टस पोर्ट कहाँ पर है और उसकी खासियत क्या है। तो मैंने बताया सर टार्टस पोर्ट सीरिया का पोर्ट है और उसकी खासियत यह है कि वो रशिया द्वारा बनाया गया है और रशिया का नेवल बेस भी वहां पे है। फिर अब क्या होता है, अगला जो चेयरमैन के बगल में जो पर्सन बैठे थे उन पे क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन पूछना चालू करते हैं। तो जो सेकंड पर्सन थे उन्होंने मुझसे एग्रीकल्चर स्कीम के बारे में क्वेश्चन पूछा कि एग्रीकल्चर स्कीम कौन कौन सी है। तो मैंने बताया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना। फिर उन्होंने मुझसे लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड के बारे में पूछा कि किसने किया। तो मैंने बताया सर नाबार्ड ने इंप्लीमेंट किया है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म उन्होंने मुझसे पूछा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि निर्भया फंड किस लिए है। तो मैंने बताया कि औरतों को जो अब्यूज हुआ है उसको ठीक करने के लिए फंड बनाया गया, उनकी देखरेख के लिए। तो उन्होंने पूछा कि किसने बनाया है, तो मुझे उसका आंसर नहीं पता, तो मैंने मना कर दिया सर मुझे इसका आंसर नहीं पता है। अब फिर इन्होंने 4-5 क्वेश्चन पूछे। उसके बाद थर्ड पर्सन मुझसे फिर क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं जो इनके लेफ्ट में बैठे थे। जो थर्ड पर्सन थे बेसिकली उन्होंने मुझसे पूछा कि ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, क्योंकि मैं ऑनलाइन एजुकेशन में खुद काम कर रहा हूं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ऑनलाइन एजुकेशन में इंडिया में क्या स्कोप है। तो मैंने बताया कि काफी ब्राइट स्कोप है सर, और अगर हम रूरल और अर्बन डिवाइड को अगर बैलेंस कर दें, जो रूरल और अर्बन एरिया में जो गैप्स हैं उसको हम भर दें प्रॉपरली इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू, तो इंडिया में काफी अच्छा स्कोप है। और कोरोना पैंडेमिक के टाइम जब ये कोरोना महामारी चल रही है तो इसमें ऑनलाइन एजुकेशन काफी अच्छा मीडियम है जिससे हम लोगों को पढ़ाई पहुंचा सकते हैं घर बैठे बैठे। और फिर उन्होंने पूछा इसके फायदे क्या है। तो मैंने बताया कि सर ऑनलाइन एजुकेशन जो एक जाति और क्लास के बेसिस पे जो डिफरेंशिएशन है कि केवल अमीर आदमी ही अच्छी कोचिंग में पढ़ सकता है या इस धर्म का आदमी है, इस जाति का आदमी ही पढ़ सकता है, तो ऑनलाइन एजुकेशन इस चीज को
दूर कर देगी। एक जो मटेरियल है ऑनलाइन वो एक गरीब आदमी भी पढ़ सकता है और एक अमीर आदमी भी पढ़ सकता है, तो ये जो इनइक्वालिटी है इसको दूर कर सकता है। फिर उन्होंने बोला कि कमियां क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, तो मैंने बताया कि सर डेटा सिक्योरिटी का थोड़ा इशू है। फिर मैंने बताया कि रूरल और अर्बन एरिया में जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो थोड़ी कम है रूरल एरिया में, तो उसके लिए हम भारत नेट या डिजिटल इंडिया मिशन का मैंने नाम मेंशन किया था वहां पे। तो ये चीजें पूछी। इसके बाद उनने मुझसे पूछा था कि वेबिनार और सेमिनार का डिफरेंस क्या होता है, तो मैंने बताया कि वेबिनार ऑनलाइन मीडियम के थ्रू लिया जाता है, सेमिनार हम फिजिकली प्रेजेंट होके हम लेते हैं। तो ये चीजें। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, अब फिर फोर्थ पर्सन के पास मेरे पास चला गया था क्वेश्चन। तो जो फोर्थ पर्सन थे वो एक पुलिस ऑफिसर थे, वो ड्रेस में बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे मेरे कॉलेज का नाम पूछा, तो मैंने अपने कॉलेज का नाम बताया, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो उन्होंने मुझसे फिर पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के बीच का फर्क पूछा, तो मैंने बताया कि पेट्रोल साइकिल ऑटो साइकिल पे काम करता है पेट्रोल इंजन, डीजल साइकिल डीजल साइकिल पे करता है काम। फिर पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग यूज होता है, डीजल इंजन में आपका कंप्रेशन इग्निशन होता है। फिर उसमें मैंने बताया कि आपका फिर नॉकिंग से सवाल आया मेरा कि नॉकिंग क्या होती है, तो मैंने उसका आंसर दिया कि वाइब्रेशन ऑफ द इंजन होता है, जो कि इंजन के लिए काफी डैमेजिंग होता है, ये हमको रोकना चाहिए। फिर उन्होंने मुझसे ज्योग्राफी पे सवाल पूछे कि एस्चुअरी और डेल्टा में डिफरेंस क्या है, तो मैंने बताया कि सर जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, हमारी पूर्वी नदियां, वो काफी बड़ी होती हैं, काफी ज्यादा डिपोजिशन सेडिमेंट्स लेके आती हैं जो डिपॉजिट कर देती हैं, जिसकी वजह से डेल्टास फॉर्म होते हैं। प्लेन लेवल एरिया रहता है इसलिए डेल्टास बनते हैं। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती है काफी स्लोप पे बहती हैं, काफी स्पीड तेज रहती है, इसलिए छोटी भी होती हैं और उन पर उतना सेडिमेंट नहीं रहता, इसलिए वो एस्चुअरी फॉर्म करती हैं। फिर मुझसे उन्होंने पूछा कि रिफ्ट वैली क्या होती है, तो मैंने एक बताया कि सर जब डाइवर्जेंस होता है दो प्लेट्स के बीच में, या फिर टेंसाइल फोर्स एक्ट करती है, तो बीच में डिप्रेशन सा बन जाता है, जिसको हम वैली भी बोलते हैं, ठीक है, उसको हम रिफ्ट वैली बोला जाता है, ठीक है। तो एग्जांपल मैंने दिया कि सर नर्मदा वैली जो रिफ्ट वैली है, जो कि विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में बहती है। तो फिर ये इनके यहाँ पे क्वेश्चंस खत्म हुए। फिर वापस मुझसे चेयरमैन एक दो क्वेश्चन पूछे थे कि ये सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो मैंने अपने बता दिया कि मेरा जो पर्सनल मेरे जो वो था कि फादर मेरे खुद सिविल सर्वेंट है, तो एक वो इंस्पिरेशन का काम किए थे, प्लस जो एक सिविल पब्लिक सर्वेंट के पास डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज होती हैं लोगों को सर्व करने के लिए, वो मैंने एक रीजन बताया। फिर वहां पे हुआ कि अब आपका इंटरव्यू खत्म होता है और अब आप जा सकते हैं। फिर स्टेज आता है स्टेज फोर्थ। तो स्टेज फोर्थ होता है आपका, स्टेज फोर्थ होता है एग्जिट, ठीक है। मैं वहां से उठता हूं, मैं सबको विश करता हूं थैंक यू, फिर मैं वहां से बाहर आ जाता हूं। तो ये एंटायर स्टेजेस थे पूरे मेरे इंटरव्यू प्रोसेस की, क्या क्या किस चीज सिचुएशन से मैं गुजरा हूं, और वो सारी चीजें मैंने आपसे शेयर की हैं। तो बहुत ही काम और कंपोज होकर आप जाएं, ज्यादा करंट अफेयर्स के चक्कर में ना पड़े, आपका जो बैकग्राउंड है उस पर ही सवाल रहेंगे, थोड़ी बहुत जो रीसेंट करंट अफेयर्स है उस पर चीजें पूछ सकते हैं। दूसरे किसी बोर्ड में ऐसे कोरोना और इधर चीजें पूछी गई थी, तो वो आप 1-2 महीने की चीजें रेडी कर सकते हो। तो ये सारी सिचुएशन थी। एंड एक इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे हम एक नई वीडियो सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें हम जो डे टू डे या वीक टू वीक जो भी नए नए करंट अफेयर्स हो रहे हैं, करंट इश्यूज आ रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसे राजस्थान में अभी एंटी डिफेक्शन बहुत चल रहा है, तो एक शॉर्ट वीडियो 5 से 10 मिनट का हम आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें वो एंटी डिफेक्शन आपको सारी चीजें उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। वैसे ही जैसे केरला में अभी आपको पता है इलीगल गोल्ड हवाला के थ्रू बाहर भेजा जा रहा था, ये पकड़ा गया है, तो हवाला ट्रांजैक्शन क्या होता है, इस टाइप के छोटे छोटे टॉपिक्स जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एज वेल एज यूपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जाता है। तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, और इसको जरूर आप देखें, और इसको देखने के लिए आप तुरंत अभी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, आई प्रॉमिस। ऑलराइट, हैव अ सेफ डे, बाय।